नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप दर्शकों को मैं आज वह खबर बताऊं जो इस देश के राजनीति के अंदर एक विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही है और बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति एक द्वेष की राजनीति हो रही है और इस देश के राजनेता इस देश के लोगों के लिए राजनेता नहीं बने हैं। वह अपने सुख सुविधा और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, यह चीज़ है। लेकिन इस देश के अंदर दो विचारधारा चल रही है। वह विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारी तस्वीर साफ होगी, यह बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि दो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं। वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए कई पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दो ही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सत्ता संभाल रही है और दूसरी कांग्रेस जो विपक्ष में है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संभावनाओं पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी जो मकसद पर चलती है, मकसद यानी कि साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर भरना चाहती है और घर भर भी रही है। विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई है इस वक्त, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह देश एक मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसित होने वाला है। जब विचारों की लड़ाई पार्टियों की बात होती है तो यह साफ है कि एक है जो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की बात करती है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो यह चीज़ें हैं। लेकिन इस देश की राजनीति में टर्निंग पॉइंट तब आ गया अब जब सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले आए, एक राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर के और एक वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के। राज्यपाल को लेकर के जो तमिलनाडु की सरकार ने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर फाउंडेशन लगा दिया, क्योंकि राज्यपाल सरकारों को 2-2, 3-3 साल तक बहुत परेशान करते थे। कोई फाइल जाती थी तो हस्ताक्षर नहीं करते थे, जिससे विकास के कार्यों में रोड़ा आता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को 30 डेज विद इन 30 डे का फाउंडेशन कर दिया कि 30 दिन के अंदर आपको उस पर रिजल्ट देना पड़ेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे या फाइल वापस करने पड़ेंगे। तो फाइल वापस करेंगे तो रीजन बताने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति को भी अल्टीमेटम दे दिया, राष्ट्रपति को फाउंडेशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विद इन 90 डेज 90 दिनों के अंदर आपको फाइल हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। आप 90 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रोक सकते, अगर रोकते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब इस बात को लेकर के जगदीप धनखड़ आग बबूला हो गए। तब तक वक्फ बोर्ड कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दिया कि आप इसे लागू नहीं कर सकते जब तक सुनवाई चल रही है। अब जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाइल बता दिया। मतलब सरकार के पक्ष में आप अगर फैसला नहीं देते हैं तो आप परमाणु मिसाइल हैं। तो जगदीप धनखड़ क्या है यह भी बताना चाहिए और नरेंद्र मोदी क्या है यह भी बताना चाहिए। लेकिन यह बातें रही कि न्यायपालिका से मोदी सरकार डर गई, इन लोगों के पैर के नीचे जमीन खस गई। और मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना कुछ ही दिन के हैं और 15 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म था, 6 महीने के लिए सीजीआई बनाए गए थे। लेकिन यह फैसला उनका ऐतिहासिक हो गया, जिसके लिए उनको याद किया जाएगा। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की थोड़ी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक चीज तो है, नरेंद्र मोदी के डर का नाम गांधी परिवार है। राहुल गांधी से इतना यह व्यक्ति डरा हुआ है कि अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार से दूरी बना रही है भारतीय जनता पार्टी। वक्फ बोर्ड कानून पर समर्थन लेने के बाद नीतीश कुमार से वोट प्रतिशत खसक गया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह और मोदी करने के बाद में दलित और अति पिछड़े भड़क रहे हैं।
और नीतीश कुमार को लेके सर्वे में भी 15% के ऊपर नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री में। अब भारतीय जनता पार्टी मौके की भी तलाश में थी, नीतीश को तो तोड़ ही लिया इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके साजिशें कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के साथ कोई बचा नहीं है। अब नीतीश कुमार को 60 से 65 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती, यह साफ कर दिया कि सीएम तो नहीं बनाएंगे हम नीतीश कुमार को। अब सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, यह बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। यह कहा कि आधिकारिक रूप पर पार्लियामेंट्री की बैठक में तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नाम लेती थी। नीतीश कुमार को इस बार नुकसान होगा, जनता स्वीकार करेगी, यह बात भाजपा जानती है। तो भाजपा ने मौके की तलाश में थी और मौका मिल गया कि खुद बड़े भाई के रूप में बिहार में चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा बगैर नीतीश कुमार के, यह संभव नहीं है। नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती, यूज करना चाहती है, इस्तेमाल। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके अपना साम दंड भेदभाव लगा करके महाराष्ट्र के मॉडल पर ही बिहार में चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का आखिरी प्रयास कर रही है। अब आप दर्शक बोलेंगे आखिरी प्रयास क्या होता है, यानी कि डू एंड डाई की बात है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार नहीं बना पाई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होगा फिर कभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कुर्सी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो यह अवसर गंवाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बड़ी मझधार में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सीएम का तो बात ही छोड़ दीजिए, सीएम तो वो बनेंगे ही नहीं, अब भाजपा बनाएगी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का फायदा उठा लेगी और नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चले जाते हैं तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने का मतलब यह होगा कि नीतीश कुमार का वजूद बच जाएगा और उनकी पार्टी का कुछ जनाधार बच जाएगा। जितनी पार्टी टूट गई है वह तो टूट गई है, लेकिन बची खुची जो है वह अपने जनाधार में आ जाएगी और नीतीश कुमार कह सकेंगे कि हमने धोखा दिया, हमारे लोगों को तोड़ लिया, बेईमान है यार, यह साबित कर पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में जाके भी सीएम बन जाएंगे, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संयोजक दल का महागठबंधन दल का नेता तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। हाँ, एक चीज है कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बना करके और पार्टी का जनाधार बच सकता है और नीतीश कुमार की विदाई भी सही हो सकती है। नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आने का मतलब है कि नीतीश का चेहरा जब भाजपा को नहीं मिलेगा तो भाजपा का एक एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा भाजपा को। फिर तो कुछ ही अंधभक्त होंगे जिसके वोट भाजपा को मिलेंगे, अन्यथा वोट मिलना बड़ी मुश्किल है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे और ना करे। ऐसे में चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे पिता की राजनीति थी केंद्र की और मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूं। चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं, अपनी पार्टी का विलय करके भारतीय जनता पार्टी में सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान सम्राट चौधरी से ज्यादा चर्चित है। बहरहाल यह वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, या अभी कहना तरी जल्दबाजी होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पश्चिम बंगाल चले कि ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन एक हो जाए, इंडिया गठबंधन एक हो जाए। अगर इंडिया गठबंधन अब एक नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं, ममता बनर्जी बोली है। और ममता बनर्जी ने एक बयान और दिया कि नीतीश और नायडू को समझ लेना चाहिए कि उनका हाल क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सबक लेते हुए अलग हो जाए।
लेकिन क्या इतनी पॉसिबिलिटी है कि नीतीश कुमार के साथ तो नीतीश कुमार के लोग हैं नहीं, तो किसको लेके अलग होंगे? और चंद्रबाबू नायडू के अलग होने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिरी अगर, तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो जाएगी, तो जेल जाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है मौके की तलाश के बगैर, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत है। कई तरफ से मुसीबतें आ रही हैं, एक तरफ से नहीं, कई तरफ से मुसीबतें हैं। आरएसएस भी हमलावर है और प्रेशर दे रहा है इनको 75 साल में रिटायरमेंट करने के लिए, तो सितंबर महीने में हो जाएंगे। यह अप्रैल का महीना है, अप्रैल खत्म होने वाला है, फिर भी अप्रैल गिन लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का वक्त है। 6 महीने बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी रिटायर होना नहीं चाहते। अब आरएसएस कह रहे हैं आप सम्मान से रिटायर हो जाइए, आपके लिए रास्ते बना दिए जाएंगे, आप किसी चीज में फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर सरकार गिरा के रिटायरमेंट हुआ उनका, तब तो राहुल गांधी ने जो बातें कही थी कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, कार्रवाई सब पर होगी, तो नरेंद्र मोदी पर भी होगी। इस बात का डर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो मुश्किल होगा। अब ऐसे में आप ममता बनर्जी की बातों को भी ध्यान रखिएगा, हम लोग नायडू पर भी आएंगे, बातों को ध्यान रखिएगा। आप दर्शक अगर लेट जुड़ते हैं तो आप दर्शक रिमाइंड करके फिर एक बार समझिएगा ये चीजों को, अगर समझना है वीडियो को। अब 75 साल में रिटायरमेंट की है, अगर यह नहीं रिटायर हो रहे और अध्यक्ष अपना बनाने के प्रयास कर रहे हैं और आरएसएस संजय जोशी को बनाना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी सरकार मुसीबत में आ जाएगी। आरएसएस ही इनको गिरा देगा। 45 तकरीबन सांसद, 40-45 आरएसएस के हैं, वह इस्तीफा दिए तो मोदी सरकार गिर जाएगी। अब चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता ऐसी हो जाए कि मैं मोदी का साथ छोड़ूं तो सरकार गिर जाए, और इंडिया गठबंधन का बहुमत पूरा हो जाए। जब तक यह समीकरण नहीं बनेगा, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी के साथ है तो उन्हें भी नुकसान बहुत काफी हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून से चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत हो गई। मुस्लिम समुदाय का 7.5% वोट परसेंटेज उनका अलग हो गया। वह जाकर जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़ा हो गया। जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़ा हो गया। जगन मोहन रेड्डी ने जब भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बोर्ड कानून पर समर्थन नहीं दिया, तो जगन मोहन रेड्डी के घर पे ईडी का छापा पड़ गया। कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त कर ली गई है, ईडी का फाइल खुल गया है। तो नायडू भी इस बात से डर है, लेकिन दूसरी तरफ नायडू को यह भी डर है कि अगर हम मोदी के साथ रहे तो हमारा वोट बैंक खसक जाएगा, फिर 5 साल बाद सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में शराब जो करेगी ना, वह कांग्रेस करेगी, भाजपा नहीं। भाजपा का कोई वजूद नहीं है, 1% का भी वोट बैंक नहीं है। ऐसे में अगर जब तक मोदी रहेंगे, चुनाव प्रक्रियाएं जो है वह पूरी नहीं हो पाएगी, और मोदी को हटा करके एक बार चुनावी प्रक्रियाओं को सही कर दिया गया, ईवीएम को हटा दिया गया, बैलेट पेपर ला दिया गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीवन में कभी सत्ता में नहीं आएगी। यह भाजपा भी जानती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वह व्यवस्था किया है कि नरेंद्र मोदी का व्यवस्था अभी इस देश को भारी पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी को लेकर के इंडिया गठबंधन अब सक्रिय हो रहा है। क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी कन्वेनर बनना चाहती थी, ममता बनर्जी ने बड़ी संकट में डाला इस देश को। नहीं तो अगर वह सही रही होती, इंडिया गठबंधन को एकजुट रखी होती, तो अभी तक मोदी की सत्ता चली गई। अब परिस्थितियां विपरीत बन गई। मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जाना चाहती है, खुद के नेतृत्व में चुनाव कराना चाहती है। आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है, और अगर मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो फिर सीटें ज्यादा भी आ सकती है, मैनिपुलेशन करके हो सकता है। और अगर इनकी सरकार गिरा दी गई, जिसके लिए प्रयास मोदी सरकार कर रहे हैं कि सरकार न गिर पाए कैसे भी, तो यह परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो जाएगी। लल्लन सिंह ने धोखा दिया और चिराग पासवान, यह दोनों से तो उम्मीद मत कीजिए कि हटने वाले हैं। अब बचते हैं छोटे छोटे लोग। अब वही एकजुटता अगर दिखाएंगे तो मोदी सरकार जा सकती है, लेकिन मोदी सरकार पर संकट है, और नीतीश कुमार पर, और चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में।
हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा सोच रहा है जो आने वाले वक्त में उथल पुथल मचने वाली है। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा और आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर राय दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं। और आपके पास कोई अच्छी ऐसी खबर है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर भी खबर करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं श्याम नीरे।